चीज़। अब देखिए रिसर्च एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि देखिए शोध में नैतिकता का लाने का कारण क्या है। अब देखिए जो शोध होती है वो पहली बात तो ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने शोध की, तो आपकी वो शोध है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, आपकी वास्तविकता वाली शोध होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की चोरी नहीं होनी चाहिए, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है अपनी शोध में वो वाकई ही सही होनी चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा है रिसर्च एथिक्स। तो देखिए शोध की मौलिकता सदैव ही संदेह से परे होनी चाहिए। देखिए शोध की मौलिकता मतलब कि जो शोध होती है वो कैसे होनी चाहिए, सदैव ही संदेह से परे। संदेह से परे मतलब उसमें किसी तरह का डाउट ना हो। तो देखिए फ़र्ज करिए जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, तो आप मान लीजिए कोई बुक पढ़ते हैं, तो अगर देखिए आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत मिल जाएं, है ना, आपके मन में डाउट हो जाएगा ना कि कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत निकले हैं, तो हो सकता है बाकियों के भी गलत हो सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर गलत दी गई है तो हो सकता है बाकी भी इन्फॉर्मेशन गलत हैं। तो उससे क्या है कि देखिए कि वो आपके मन में संदेह बना रहेगा। तो संदेह से निजात पाने के लिए होता क्या है कि जो शोध की जाती है, जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की जाती है, वो क्या होना चाहिए, संदेह से परे होना चाहिए। ठीक है। और देखिए शोधार्थी के लिए शोध में नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है। शोधार्थी मतलब इंग्लिश में से कहते हैं रिसर्चर। अब देखिए शोध के लिए क्या है, नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा। अब देखिए मान लीजिए कि जो शिक्षार्थी जो सॉरी शोधार्थी हैं, यानी कि शोध करने वाले जो रिसर्चर हैं, उनमें देखिए जो शोध करने के लिए नैतिक भाव होना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना दे रहे हैं, वो सही है या गलत है। ठीक है। और सत्य यानी कि जो जो भी अपने वो शोध में बताएंगे वो हमेशा सत्य होना चाहिए। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी है। अब देखिए है क्या, मान लीजिए कि कोई भी है ना, कोई पर्सन है, तो देखिए दूसरे की भाषा है, विचार है, उपाय है, शैली है, कुछ भी है। अब देखिए उसकी नकल कर ले, यानी कि उसे कॉपी कर ले, कॉपी करके देखिए अपने प्रकाशन से वो जोड़ दे, तो वो क्या है, वो साहित्यिक चोरी हो गई ना। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कर दिया है ना, मान लीजिए कि किसी ने क्या किया कि किसी ने कोई बुक उठाई, उसे कॉपी करके अपनी बुक से नाम से छाप दिया, तो वो क्या, वो साहित्यिक चोरी हो गया। मान लीजिए किसी ने रिसर्च की, किसी ने अनुसंधान किया, किसी ने शोध की, लेकिन वो उसकी शोध नहीं थी, उसने सीधे ही गूगल से, यूट्यूब से उठा के वो वहाँ पे लिख दिया, तो इसमें उसकी वास्तविकता कहाँ रह गई, तो ये तो उसका साहित्यिक चोरी हो गया ना, जो कि नैतिकता के आधार पर क्या है, गलत है। सही क्या है कि जब वो खुद मेहनत करके खुद से उसे करे। देखिए हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, है ना, जब तक उसे प्रकाशित ना किया जाए तब तक क्या है, उसे वैलिड नहीं माना जाता। तो जो देखिए वैलिड होने के लिए क्या है, उसे प्रकाशित करना जरूरी है, प्रकाशित के लिए क्या है, आपके खुद के विचार होना ज़रूरी है। किस में आते हैं ये, रिसर्च एथिक्स में या शोध में, नैतिकता में। सो देखिए नैतिकता का एक क्षेत्र है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुसंधान के लिए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम करता है। अब देखिए नैतिकता का क्षेत्र क्या है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब देखिए जो रिसर्च होती है, जो शोध होता है, वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर होता है ना। ऐसे नहीं कि किसी ने कोई भी बात कह दी, वो मान ली, वो रिसर्च होगी। अब देखिए रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है कि जो हमारे मन में विचार हैं, जो बातें हम कहते हैं, उसे प्रूफ करना जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उसे प्रूफ किया जाता है, तभी उसे सही माना जाता है। तो विशेष रूप से देखिए अनुसंधान के लिए क्या है, नैतिक सिद्धांतों के लिए काम करता है। देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कि अनुसंधान की जा रही है, उसमें नैतिक सिद्धांतों का आना जरूरी है। देखिए वैज्ञानिक सिद्धांत तो होते ही हैं, जो रिसर्च होती है, जो हमारे दिमाग में जो आइडिया है, जो विचार हैं, उनको वास्तविकता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत जरूरी है, लेकिन नैतिक सिद्धांतों का होना जरूरी है। नैतिक सिद्धांत मतलब कि जो हम चीज़ों को प्रूव करने जा रहे हैं, जो अपने विचार रखने जा रहे हैं, वो अच्छे होने चाहिए, वो किसी की चोरी के नहीं होने चाहिए, उससे समाज की भलाई होनी चाहिए, वो होते हैं नैतिक सिद्धांत। अब देखिए कई अलग अलग नैतिक मुद्दे हैं, जैसे कि पशु परीक्षण और हथियार अनुसंधान और विकास, जो वैज्ञानिक प्रगति के दौरान सामने आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है,
अलग अलग नैतिक मुद्दे हैं ना, जैसे पशु परीक्षण हो गया, हथियार हो गया, है ना, अनुसंधान विकास, ये क्या, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, है ना। तो ये किस में आते हैं, ये वैज्ञानिक प्रगति के दौरान सामने आते हैं। सामान्य तौर पर देखिए नैतिकता का क्षेत्र आमतौर पर इस बात से संबंधित होता है कि क्या सही है और क्या बहुत व्यापक अर्थों में गलत है। आमतौर पर देखिए नैतिकता क्या देखती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। शोध में नैतिकता मुख्य रूप से उस चीज़ से संबंधित है जो स्वीकार्य है, जो अस्वीकार्य है। अब देखिए आमतौर पर हम कहते हैं ना नैतिकता क्या है, नैतिकता वो है जो सही है या कुछ गलत है। लेकिन जब हम बात करते हैं शोध की, वहाँ पे क्या है कि जो चीज़ शोध में स्वीकार की जाती है, जो स्वीकार नहीं की जाती, है ना। आपकी देखिए जो भाषा है वो अच्छी होनी चाहिए, किसी तरह का गाली गलौच नहीं होना चाहिए साहित्य में, देखिए नहीं तो वो अस्वीकार्य हो जाएगा। जबकि नैतिकता कहता है कि सही शालीन भाषा होनी चाहिए। इसलिए आमतौर पर अनुसंधान नैतिकता के मुद्दों में नैतिक मुद्दों से संबंधित लोग शामिल होते हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। खासकर नैतिकता के अत्यंत व्यक्तिपरक प्रकृति पर विचार करना। अब देखिए ये होती है आमतौर पर हम कहते हैं ना कि अनुसंधान नैतिक मुद्दों से संबंधित है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे खास तौर पर ये होता है कि नैतिकता के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए, व्यक्तिपरक प्रकृति का विचार कैसा होना चाहिए, वो चीज़ इसमें आती है। चिकित्सा अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान नैतिकता का विशेष महत्व है। अब देखिए चिकित्सा अनुसंधान मतलब जो दवाइयों की खोज करते हैं। देखिए जैसे कोरोना फैल गया था ना, उसकी मेडिसिन देखिए, जिसकी इलाज के लिए, उसका जो चिकित्सा के लिए क्या था, शोधकर्ता, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे शोधकर्ता लग गए कि कोरोना की मेडिसिन बनाई जाए, है ना। तो उसमें क्या था, उन्होंने उसे विशेष महत्व दिया। उसमें क्या था, नैतिकता का विशेष महत्व दिया। नैतिकता का विशेष महत्व मतलब कि जिस कोरोना की दवाई खोज रहे हैं वो सबके लिए कारगर साबित हो, सबके लिए लाभकारी साबित हो। यह काफ़ी हद तक है कि क्योंकि देखिए किसी भी चिकित्सा अनुसंधान को अमल में लाने के लिए पहले परीक्षण और परीक्षण कार्य का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। देखिए जब भी मार्केट में कोई भी मेडिसिन आती है, कोई भी दवाइयाँ आती हैं, तो सबसे पहले क्या है, उसे देखिए अमल में लाने के लिए, यानी कि उसे लागू करने से पहले क्या होता है, उसका परीक्षण किया जाता है। चूहे के ऊपर देखिए परीक्षण करते हैं, है ना। तो होता क्या है, उसमें पहले परीक्षण किया जाता है कि जो दवाई वो मार्केट में उतारने वाले हैं कि क्या वो सही है। कोरोना की वैक्सीन आई थी, उससे पहले टेस्ट किया गया कि जो दवाई बनाई है क्या वो सही है, वाकई ही वो कोरोना हटा देगी, है ना। ऐसे करके कई मामलों में देखिए मानव पर खतरनाक दवा का परीक्षण करना आसान और अधिक कुशल होगा। ऐसा करने से संभावित रूप से उपयोगी दवाओं को बहुत जल्द बाजार में लाया जा सकता है। देखिए कई मामले ऐसे होते हैं ना कि मानव पर सीधे ही, जैसे पहले चूहे पे टेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मानव पर सीधे ही देखिए खतरनाक दवा का परीक्षण करना आसान, अधिक कुशल होगा, है ना। वैसे ऐसे करते नहीं हैं। आप देखिए पहले सबसे पहले चूहे के ऊपर टेस्ट किया जाता है ना। इसलिए हालांकि देखिए ऐसा करना अनैतिक माना जाता है। अनैतिक मतलब देखिए सीधे ही मान लीजिए मानव के ऊपर हम उसको दवाई को लगा दें, है ना, बाद में वायरस फैल जाए तो उससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अनैतिक है। तो देखिए पहले चूहे पे परीक्षण होता है, उसके बाद मानव के लिए, मनुष्य के लिए दवाई बनती है ना, इंसान के लिए। मान लीजिए कि वो चूहे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सीधे इंसान पे कर देते हैं, तो उनका वो क्या है, टाइम बच जाएगा। लेकिन ये होता क्या है, ये अनैतिक माना जाएगा। पशु परीक्षण अनुसंधान नैतिकता का एक और मुद्दा है जो चिकित्सा के क्षेत्र में आता है। बहुतों को लगता है कि जानवरों पर दवाओं और प्रक्रियाओं का परीक्षण करना अनैतिक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि मार्केट में दवाई आने से पहले वो चूहे के ऊपर टेस्ट होती है, पशुओं के ऊपर टेस्ट होती है। बहुत सारे ये मानते हैं कि सीधे इंसानों को दवाई लगा दो, पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर टेस्ट करना अनैतिक है। देखिए जबकि अधिकांश लोग नैतिक मूल्यों के बारे में सोचते हैं तो वे मानते हैं कि सही एवं गलत का आंकलन करने के नियम हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग इसे अनैतिक मानते हैं, पशुओं पर परीक्षण करना, कुछ लोग इसे नैतिक मानते हैं। तो देखिए ये सही गलत का आंकलन यहाँ पे करते हैं, उसका नियम भी है। देखिए जैसे एक कोड
पेशेवर कार्यों को संपन्न करने के लिए एक आचरण या आचार संहिता होती है। ये एक आचरण संहिता होती है। ये नैतिक मूल्य वे नियम हैं जो हमें स्वीकार और अस्वीकार्य चीज़ों के बारे में बताते हैं। देखिए, हर एक चीज़ को प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए चीज़ें होती हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ स्वीकार की जा सकती है, क्या नहीं स्वीकार की जा सकती। देखिए, अधिकांश लोग इन नैतिक मूल्यों को घर, विद्यालय, धर्मस्थल या अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। हालांकि दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शोध संबंधी नैतिक मूल्य वे नियम वालियां हैं जो किसी शोध के नियोजन, संचालन एवं रिपोर्टिंग में सहायता करती हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। देखिए, जो अधिकांश लोग हैं जो ये नैतिक मूल्य कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, अपने विद्यालयों से सीखते हैं, अपने धर्म स्थल यानी कि जहाँ पे वो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वहाँ से सीखते हैं, या अन्य जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ से सीखते हैं। देखिए, सही गलत का ज्ञान जो है वो हमें घर से मिलेगा, सोसाइटी से मिलेगा, धर्म स्थल से मिलेगा या विद्यालय से मिलेगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे है कि दूसरे शब्दों में हम आसान भाषा में कह सकते हैं, नैतिक मूल्य क्या है, नियम वालिया है, यानी कि ये नियम अनुसार चलते हैं, जिसमें क्या है कि कैसे संचालन करना है, हर एक चीज़ को कैसे करना है, वो चीज़ में आती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शोध संबंधी नैतिक मूल्यों में निम्न बातों को शामिल होना आवश्यक है। अब देखिए, इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो शोध संबंधी जो नैतिक मूल्य है वो कैसे होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले शोध संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, उपयोग, उनकी व्याख्या। अब देखिए, हम बात करते हैं ना कि जो शोध में नैतिक मूल्य होने चाहिए। नैतिक मूल्य मतलब क्या है, सबसे पहले अगर शोध करनी है तो उसमें जो आंकड़े हैं यानी कि जो डाटा है उसका संग्रहण करना, यानी कि उसे इकट्ठा करना, उनका उपयोग करना, उनकी व्याख्या करना, है ना। ये कैसे होने चाहिए, किस आधार पर होनी चाहिए, ये इसमें देखा जाता है। शोध परियोजना की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा करने की विधियाँ, ये कैसे होनी चाहिए, विधि कैसे होनी चाहिए। हमने मान लीजिए डाटा इकट्ठा कर लिया, शोध कर ली, इसी कैसी रिपोर्टिंग करनी है, कैसी समीक्षा करनी है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत, उसे कैसे देखना है। शोध करने वाले सभी शोधकर्ताओं का आपसी संबंध एवं उनके बीच समन्वय। अब देखिए, जो शोध करते हैं, एक देखिए जैसे मान लीजिए मार्केट में दवाई आती है तो एक व्यक्ति शोध तो करता नहीं है, उसमें क्या है, टीम लगी होती है ना। जो शोध करने वाले, देखिए जो शोध करता है उनका आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए, उनका समन्वय कैसा है, बातचीत करने का तालमेल कैसा है, तो वो इसमें आता है। शोधकर्ताओं एवं उनकी सभी कारकों के बीच आपसी संबंध जो शोध को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो वो कारक, जैसे मान लीजिए शोध की कर ली, अब देखिए कुछ कारक उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, वो कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं शोध को, वो देखा जाना चाहिए। शोध के दौरान उत्पन्न होने वाली भ्रांतियाँ, गैर आचरण और विवादों को हल करने के तरीके। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कई जगह पे जाके शोध की जाती है, वहाँ पे देखिए भ्रांतियाँ रह जाती है ना, और गैर आचरण हो जाता है, यानी कि किसी जगह पे आप शोध करने गए तो वहाँ पे क्या है कि कई लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता, विवाद हो जाते हैं वहाँ पे, उनको कैसे हल किया जाना चाहिए, है ना, वो चीज़। शोध में उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले नियम होने चाहिए। अब देखिए, उचित व्यवहार मतलब कि जो शोध की जाती है तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि हाँ, ये शोध सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, जैसे इंडिया ने यानी कि भारत ने देखिए सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन निकाली, तो यहाँ पे लोगों को ये विश्वास दिलाया कि ये जो वैक्सीन है ये सबके लिए अच्छी है, सबके लिए ज़रूरी है। इससे क्या है, जो कोरोना जो है वो हट जाएगा, यानी कि इस पे क्या है, उनको विश्वास दिलाया गया कि ये चीज़ अच्छी है, ये वैक्सीन अच्छी है। तो ये सारे नैतिक नियम होते हैं जो शोध में काम आते हैं। सो देखिए, शोध के नैतिक मूल्य से संबंधित कोड्स और नीतियाँ। अब देखिए, इसमें जो कोड क्या है, यानी कि शोध में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके कोड क्या है, उनकी नीतियाँ क्या हैं, वो कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट है एकता। अब देखिए, एकता जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी, ये होनी चाहिए। अपने वायदों और समझौतों को कार्य के साथ ईमानदारी पूर्वक लागू करना चाहिए। ऐसे करना विचार एवं कार्य को सुसंगठित करने के लिए भी आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले एकता होनी चाहिए। देखिए, जो वायदे हैं, जो समझौते हैं, वायदे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल फिर से वही कोरोना की बात
कि कोरोना की वैक्सीन जो निकाली गई, वायदा किया ना कि इसकी वैक्सीन निकालेंगे, इंडिया निकालेगा, तो ईमानदारी पूर्वक निकालना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए अगर कोरोना की वैक्सीन निकाली है तो वो कोरोना के लिए लाभदायक है। अगर कोई शोध की जा रही है तो उसको जो वायदे हैं, जो आपके दिमाग में विचार है, उसको एज इट इज़ वैसे ही उसे देखिए रखना चाहिए। मान लीजिए शोध कर ली है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, कमियों को छुपाने के लिए देखिए हम बेईमानी कर लेते हैं, हम उसको दिखाते ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कमियां हैं तो वो भी शो करनी चाहिए, अगर अच्छाइयाँ हैं वो तो शो होती हैं। तो इससे क्या है, एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, है ना ऐसा। तो इसमें क्या है कि जो विचार है जो और जो कार्य होते हैं वो सुसंगठित होते हैं। दूसरी बात देखिए, ईमानदारी, इनकी ऑनेस्टी। सभी प्रकार के वैज्ञानिकों सभी प्रकार के वैज्ञानिक संप्रेषणों में ईमानदारी बरती जानी चाहिए। शोधकर्ता को आंकड़े, परिणाम, विधियों, प्रकाशन की स्थिति आदि सभी के बारे में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। एक शोधकर्ता को अपने शैक्षणिक या शोध संस्थान, सहयोगियों एवं लोगों आदि को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। देखिए वही बात ईमानदारी वाली कि देखिए जो भी डाटा इकट्ठे की जाने चाहिए वो सबसे पहले तो ओरिजिनल होनी चाहिए। जो भी शोध की जाती है सबसे पहले वो वास्तविक होनी चाहिए, किसी भी जगह से कॉपी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कहीं पे अगर जाके शोध की गई है तो जहाँ जहाँ जो जो रिकॉर्ड किया गया है, जो जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े होने चाहिए, है ना वो चीज़। अब देखिए जैसे इलेक्शन आते हैं ना, चुनाव, तो शोध की जाती है कि इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, है ना। तो उसमें क्या है कि जगह जगह आके क्या है, सर्वे किया जाता है। तो वो चीज़ होती है ऑनेस्टी, उससे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो उसमें क्या है कि देखिए जब भी एक शोध करता है तो उसे ईमानदारी रखनी चाहिए, उसमें प्रकाशन की जो स्थिति है वो दिखनी चाहिए कि क्या ये चीज़ प्रकाशित करने वाली है ना। और देखिए जो लोग हैं या जो उनके सहयोगी हैं जो शोधकर्ता के साथ सहयोग देते हैं तो उनके साथ कभी धोखा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी जगह के बारे में शोध करनी है, पंजाब के बारे में शोध करनी है ना। तो अगर वो यहाँ पे शोध करने आते हैं तो यहाँ पे जो लोगों के बारे में बताया जाता है कि पंजाब का कल्चर कैसा है, वो कैसा है, तो एज इट इज उसे ऐसे ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बता वो कुछ और है, लिख अपनी वो मर्जी से रहे हैं। तो इसमें ईमानदारी होनी चाहिए कि जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलना चाहिए। खुलापन क्या है, ओपननेस जिसे कहते हैं। देखिए शोधकर्ताओं को आंकड़ों, उपकरणों, विचारों, संसाधनों आदि का अपने सहयोगियों के बीच आवश्यकता पड़ने पर वितरण करना चाहिए, उन्हें साझा करना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि शोधकर्ता के जो आंकड़े हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके संसाधन हैं, अब मान लीजिए कि क्या है कि दूसरा जो शोध करता है अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई, जिस जैसे जैसे मान लीजिए दो शोध करता है, वो दोनों सेम ही चीज़, एक ही चीज़ के ऊपर, सेम चीज़ के ऊपर क्या है शोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के मान लीजिए कि किसी को किस चीज़ में कोई कमी आ गई या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो उन्हें क्या है, पहले शोधकर्ता को उसके साथ क्या है, अपने विचारों को, अपने जो आंकड़े उसे क्या है, संसाधनों को उसके साथ साझा करना चाहिए। तो ये होता है खुलापन या ओपननेस। तो देखिए नेक्स्ट है सावधानी की कौशल। अब देखिए शोधकर्ता को अपने अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें सभी चीज़ों का अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए तथा अपनी शोध गतिविधियों का उत्तम रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे कि आंकड़ों का संग्रहण, शोध डिजाइन, पत्र व्यवहार, जर्नल्स में प्रकाशन इत्यादि। अब देखिए सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि देखिए जैसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि जो शोध कर ली गई है क्या उसमें कोई त्रुटियां तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, लैंग्वेज इनकी भाषा आसान है, कुछ भाषा में गलती तो नहीं है ना। तो शोध जो गतिविधियां हैं उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जो शोधकर्ता का जो आंकड़े हैं उसका संग्रहण सही से किया गया है, डिज़ाइन अच्छे से किया गया है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर उसे प्रकाशित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां रहेंगी सीधे प्रकाशित कर दिया, कुछ देखा है नहीं, ऐसे कुछ नहीं है ना। तो सावधानी देखनी चाहिए। कई देखिए जल्दबाजी में प्रकाशित कर देखिए मार्केट में यूजीसी नेट की कई पेपर उनकी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, पेपर 2 की बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें गलत जानकारी दी हुई होती है। हम तो स्टूडेंट को कहते हैं कि आप हमारा स्टडी मटेरियल लीजिए क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो बच्चे पहली बार तैयारी करते हैं, मार्केट से कोई बुक ले ली, उनको मान लीजिए पुराना सिलेबस मिल गया, तो बाहर
नया लिखा होगा, अंदर होगा पुराना, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि सावधानी बरतनी चाहिए, जो आपने दिखाया है वही उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है तो निष्ठता यानी कि इनफिनिटी। देखिए इसमें क्या है, शोध डिज़ाइन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की व्याख्या, कार्मिक प्रेजेंटेशन, लेखन अनुदान आदि में वस्तुनिष्ठता के नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर शोध डिज़ाइन है, आंकड़ों का विश्लेषण है, आंकड़ों की व्याख्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता का नियम का पालन करना चाहिए, है ना। जैसे देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। उसमें जो इसमें देखिए होते ना इन्फॉर्मेशन, सूचना, वो सही होनी चाहिए। शोधकर्ता को भेदभाव या स्वयं मूल्यांकन से बचना चाहिए। अब देखिए हर शोधकर्ता अपने काम को सही कहेगा, लेकिन जब दूसरा उसे पढ़ेगा तो उसमें जाहिर सी बातें गलतियां निकलेंगी, है ना। अपने काम में कोई भी गलतियां नहीं निकालता, उससे क्या है, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति या हर शोधकर्ता अपने आप को क्या कहेगा, बेस्ट कहेगा, इसलिए उसे स्वयं मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, तो ना ही उसे भेदभाव करना चाहिए। शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत एवं वित्तीय हितों का खुलासा करने से भी शोध पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए शोधकर्ता है, अपने व्यक्तिगत हित के लिए या वित्तीय हितों के लिए क्या है, जो उसने शोध की गई है ना, तो वो उसका खुलासा कर दे कहीं पे। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोरोना की वैक्सीन बना दी, लेकिन दूसरी कंट्री वाले कहे कि आप हमें बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ आपने फॉर्मूले डाले हैं, कैसे बनाई है, तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे। किसी वैज्ञानिक को कह दे, है ना, जिसने दवाई बनाई है मिलके, अगर वो देखिए डाटा लीक कर देगा अपने हित के लिए, तो इससे क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना, इसलिए। नेक्स्ट है गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी। अब देखिए शोधकर्ता को अपने संवाद को गोपनीय रखना चाहिए और तथा शोध कार्य पूरा होने से पहले उसे शोध के विषय, उसके परिणाम आदि के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। देखिए जब भी कोई शोध होती है वो सीक्रेट होती है ना, उसकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। जब भी शोधकर्ता जो है वो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, शोध के विषय में ना ही बताना चाहिए, उसका परिणाम क्या हो सकता है उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक संपदा का सम्मान, रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए शोध में कॉपीराइट, पेटेंट एवं इस प्रकार की अन्य बौद्धिक संपदाओं का सम्मान किया जाना चाहिए तथा अप्रकाशित आंकड़ों, विधियों एवं परिणामों को बिना पूर्वानुमति के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। शोध के सभी सहयोगियों को किसी भी शोध के लिए पूरा श्रेय किया जाना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी का कॉपीराइट करता है, किसी दूसरे का चुराया हुआ काम अपने काम में इस्तेमाल करता है, हालांकि है तो गलत, लेकिन मान लीजिए कि कोई शोधकर्ता किसी का वो काम है ना, चुराया हुआ काम अपने में डालता है, तो उसे क्या है, पहली बात तो देखिए उसे उसकी अनुमति लेनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए एक शोधकर्ता है, उसने दूसरे शोधकर्ता काम उसे अच्छा लगा, लेकिन उसने उसे दूसरे शोधकर्ता का जो काम है वो अपने काम में इस्तेमाल करना चाहता है, तो बिना उससे पूछे वो नहीं करना चाहिए। उससे पहले बात उसे अनुमति लेनी चाहिए, है ना। उसके बाद अनुमति लेने के बाद जिसका वो असली काम है, वास्तविक काम है, उसे पूरा श्रेय देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये बौद्धिक संपदा का सम्मान होगा। देखिए वैसे ही किसी की चीज़ चुरा लेंगे, है ना, कल को कॉपीराइट आ जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा, ये चीज़। नेक्स्ट देखिए सहयोगियों का सम्मान। अब देखिए रिस्पेक्ट ऑफ कॉलीग्स। अब देखिए शोधकर्ता को अपने सहयोगियों के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए एक शोधकर्ता हमेशा जब भी शोध करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अकेले तो करेंगे नहीं, उनके साथ बहुत सारे कलीग्स होंगे, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने कलीग्स का यानी कि अपने सहयोगियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी पूरे पूरे हिस्सेदार हैं उसकी शोध में। उत्तरदायी प्रकाशन। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, उन्नत शोध एवं स्कॉलरशिप को प्रकाशित करने के क्रम में अच्छे शोध को प्रकाशित करना चाहिए। किसी के नकल किए हुए या चुराए हुए शोध को अपने नाम से प्रकाशित करवाना अशोभनीय एवं दंडनीय कार्य है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी का काम चुरा के अपने नाम से प्रकाशित कर लेता है,
तो वो क्या है, वो अशोभनीय है और दंडनीय कार्य है, क्योंकि कॉपी देखिए कॉपीराइट जो एक्ट है वो उसमें आता है ना। तो इसमें क्या है कि देखिए प्रकाशन उत्तरदायी होना चाहिए। मान लीजिए कि प्रकाशन जो है बुक का करवा लिया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कॉपीराइट की हैं, कुछ चीज़ें देखिए बहुत सारी गलत है ना। तो उसमें होगा क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, तो उससे होगा क्या कि वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। इसलिए जो भी चीज़ छापनी है या प्रकाशित करनी है, पहली बात तो वो क्या होनी चाहिए, वो करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उचित परामर्श देना यानी कि गिव प्रॉपर काउंसलिंग, छात्रों को गाइड द्वारा शोधकर्ता में शिक्षित, निर्देशित एवं सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो छात्र हैं उनको क्या है परामर्श देना। आप देखिए बहुत सारे छात्र हैं, उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, तो उसके लिए क्या है देखिए गाइड होती है ना, उनको गाइड करना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, निर्देशित करना चाहिए। उसके द्वारा छात्रों को अच्छा शोध कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें स्वयं निर्णय लेने की छूट प्रदान करनी चाहिए। अब देखिए जब भी आप यूजीसी नेट की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ये लिखा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो किसके बारे में है, सिलेबस कैसा होगा, कितने पेपर आएंगे, सब कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जिससे आपको पता चल सके कि जिसकी चीज़ के बारे में आप जा रहे हैं वो है क्या। जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, मुझे बहुत सारे देखिए फ़ोन आते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है, कैसे डालते हैं, फॉर्म कब निकलते हैं, तो उनको गाइड करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर उन्हें पता नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम देंगे कैसे, इसलिए। तो देखिए नेक्स्ट है क्षमता यानी कि कैपेसिटी। अब देखिए शोधकर्ता को अपनी पेशेवर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं विशेषज्ञता में सुधार का प्रयास करना चाहिए तथा इसके लिए वह पूर्व में प्राप्त शिक्षा अनुभवों का उपयोग कर सकता है। अब देखिए क्षमता क्या है, अब देखिए हर व्यक्ति की कैपेसिटी होती है कि वो कितना काम कर सकता है ना। उसमें देखिए प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता होनी चाहिए, विशेषज्ञता में सुधार का प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसने कोई शोध कर दिया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ कमियां रह गई, तो उसमें उसे कमियों को दूर करने का प्रयास भी होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हो गई, या सिलेबस अपडेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसे क्या है कि जो उसे अनुभव है तो उस अनुभव का उपयोग करके वो चीज़ को सही कर सके। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व। अब देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोधकर्ता में सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाया जाना चाहिए तथा इसे लोगों की भलाई के लिए समर्पित करना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, जब भी शोध कार्य होना चाहिए वो क्या है, वो हमेशा ही किसके लिए होना चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए होना चाहिए। जैसे कोरोना की वैक्सीन आई, बार बार आपको मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए ताकि ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर कोरोना की वैक्सीन आई, तो इससे क्या है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व है इसका, कि समाज के लोगों को ठीक करना। अगर देखिए मान लीजिए बाज़ार में कोई अच्छी पुस्तक आती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो बच्चों को सिखा के जाती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है समाज के लिए। हमारे समाज में हो क्या रहा है हमें उनसे ही पता चलेगा। नेक्स्ट है वैधता यानी कि वैलिडिटी। अब देखिए शोधकर्ता में सहयोगियों के साथ भेदभाव का प्रतिषेध किया जाना चाहिए तथा लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि शोध कार्य में पूर्णतः संवैधानिक वैधता होनी चाहिए। अब देखिए वैधता क्या है, संवैधानिक वैधता क्या है। अब देखिए पहली बात तो शोधकर्ता के जो सहयोगी हैं जिन्होंने मिलकर शोध की है उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5 लोगों ने रिसर्च की है, शोध की है, लेकिन अकेला ही एक व्यक्ति अपने नाम पे सारी शोध करवा लेता है, किसी को कुछ शेयर नहीं देता, तो उससे नहीं माना जाएगा, है ना। तो इससे क्या है, उसे अनैतिक माना जाएगा। तो इसे देखिए लिंग हो, धर्म हो, जाति हो, जन्म स्थान हो आदि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी लोग एक समान है, सभी धर्म एक समान है, इसलिए। तो इसमें क्या है, इसका अभिप्राय यह होता है कि पूर्णतः संवैधानिक होना चाहिए। संवैधानिक मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें सभी लोगों को, सभी धर्मों को एक समान रखा गया है। तो उसी के आधार पर जो कानूनी तौर पे जो चीज़ें हमें गाइडलाइन दी हुई होती है, नियम बताए गए होते हैं, उसी के आधार पर हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो ये था वैलिडिटी। तो देखिए लास्ट हम यहाँ पे करेंगे कई सरकारी एजेंसियाँ जैसे मैनी गवर्नमेंट एजेंसीज सच एज दैट। अब देखिए बहुत सारी सरकारी एजेंसियाँ ऐसी हैं जो
शोध नैतिकता में आती हैं। जैसे देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH, नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF, खाद्य और औषधि प्रशासन यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि EPA और अमेरिकी कृषि विभाग यानी कि USDA के वित्त पोषित शोधकर्ताओं के लिए नैतिकता नियम है। इनकी US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA हैव एथिक्स रूल्स फॉर फंडेड रिसर्चर। तो देखिए ये जो सारी एजेंसीज हैं ये किस में आती हैं, ये आती हैं शोध नैतिकता में।